देखिए हम इस थ्योरम को करेंगे। टाइम को सेव करने के लिए हमने क्या किया, आपको थ्योरम को हमने बोर्ड पर लिख रखा है, लिख दिया है। लिखा हुआ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज, किसी बॉडी पर कोप्लेनर फोर्सेज वर्क कर रहे हो और सभी फोर्सेज कैसे हो, नॉट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में न हो, देन एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस्ड, इसको रिड्यूस कर सकते हैं आइदर ए सिंगल फोर्स, या तो सिंगल फोर्स में या फिर कपल में इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। जब सिस्टम को जो फोर्सेज लग रहे हो वो कैसे फोर्सेज होने चाहिए, कोप्लेनर होने चाहिए, और उसके साथ साथ वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में न हो, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि उस पूरे फोर्स को, सिस्टम के फोर्सेस को हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल फोर्स या फिर एक कपल में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करेंगे। जो पहला थ्योरम पढ़ा था उसके हेल्प से, पहला थ्योरम ने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि जब किसी भी रिजिड बॉडी पर सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज वर्क करते हैं तो क्या करता है उस सिचुएशन में, उन सभी फोर्सेस को एक सिंगल फोर्स और एक कपल में क्या कर सकते हैं, हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो जो भी सिस्टम ऑफ फोर्सेज होंगे उन सबको रिड्यूस करके हम एक सिंगल फोर्स आर, मतलब रिजल्टेंट फोर्स आर, और एक कपल जी में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जो सिस्टम होगा उस सभी सिस्टम का फोर्सेस को रिड्यूस करके एक सिंगल फोर्स आर और एक कपल ऑफ मोमेंट जी में क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इतना हम जानते हैं और इसी के हेल्प से इस थ्योरम को प्रूव करने का प्रयास करेंगे कि उस सिस्टम को या तो सिंगल फोर्स में या फिर एक कपल के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या ऐसे कहिए तो इसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो नीचे लिखिए वी नो दैट a system of coplanar forces, acting on a rigid body, can be reduced into a single force, capital R, and a couple, capital G, मतलब कुल मिला के हमारे पास दो चीजें मिल गई, एक आर और एक जी। अब जो ये सिस्टम है ना वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। यदि सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता ना तो इस आर की वैल्यू भी जीरो होती और इस जी की वैल्यू भी जीरो होती, यदि ये सिस्टम किसमें होता है, इक्विलिब्रियम में होता। बट सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि तीन केसेज हमको इसमें पढ़ने पड़ेंगे। तीन केसेज हो सकते हैं कि तीन केसेज में ऐसा होगा कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। एक बार फिर समझ लीजिए, सिस्टम यदि इक्विलिब्रियम में होता तो R इक्वल टू जीरो होता और G की वैल्यू भी क्या होती, जीरो। लेकिन यदि सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है तो तीन केसेज हमको मिल सकते हैं जिन जिन केसेज में सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। तो नीचे लिखिए सिंस द सिस्टम ऑफ फोर्सेज are not in equilibrium, therefore the following three cases arises, तीन केसेज अराइज होंगे। तो इसमें पहला आपका जो केस होगा वो क्या हो सकता है कि R जीरो हो लेकिन G जीरो ना हो, तो अभी भी बॉडी इक्विलिब्रियम में, सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि R जीरो के इक्वल ना हो बट G जीरो हो, तो भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। और ये भी हो सकता है कि R भी जीरो ना हो और G भी जीरो ना हो। ये तीन केसेज हैं आपके। इन तीनों केसेज में सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, भले R जीरो लेकिन G जीरो नहीं है, तो भले रिजल्टेंट जीरो R लेकिन कपल जीरो नहीं है, तो उसके अंदर रोटेट करने की टेंडेंसी होगी। मतलब उस समय इस पार्टिकल का जो मोशन होगा वो प्योर रोटेशनल होगा। प्योर रोटेशनल क्यों होगा, क्योंकि R रिजल्टेंट फोर्स जीरो लग रहा है लेकिन कपल जीरो नहीं लग रहा है, तो वो फोर्स जो मोशन होगा वो कैसा होगा, तो आपका जो मोशन होगा वो प्योर रोटेशनल मोशन होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, G जीरो है, मतलब कि जो मोमेंट है वो जीरो है लेकिन R जीरो नहीं है। इसका मतलब इस समय जो पार्टिकल का मोशन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, ट्रांसलेशनल मोशन होगा। और ये क्या कह रहा है कि R भी जीरो नहीं है और G भी जीरो नहीं है। इस समय नेट रिजल्टेंट फोर्स R भी जीरो नहीं है
और मोमेंट, नेट मोमेंट या कपुल जो है वो भी जीरो नहीं है। इसका मतलब बॉडी रोटेशनल और साथ साथ ट्रांसलेशनल दोनों टाइप के मोशन एक साथ क्या करेगी, परफॉर्म करेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है इन तीनों केसेज में सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। यानी सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है तो तीन केसेज डेराइव होंगे, फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस। अब ध्यान से इस फर्स्ट केस और सेकंड केस को जरा देखे तो ये जो आपका फर्स्ट केस और सेकंड केस दिया उसमें क्या हुआ है, फर्स्ट केस में भी ये पूरा सिस्टम ऑफ फोर्स केवल जी में कन्वर्ट हो गया क्योंकि आर जीरो हो गया, और सेकंड में पूरा का पूरा जो आपका क्या नाम है कि जो सिस्टम ऑफ फोर्स है वो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, आर में कन्वर्ट हो गया, जी जीरो हो गया। तो फर्स्ट टू केसेज में या तो सिस्टम कंप्लीटली किसमें, मोमेंट में यानी कपल में ट्रांसफॉर्म हो गया है, और या फिर कंडीशन में सेकंड केस में वो कंप्लीटली किसमें, एक सिंगल फोर्स में ट्रांसफॉर्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर आर की वैल्यू जीरो है, जी जीरो नहीं है, और यहाँ पर जी की वैल्यू जीरो है, आर जीरो नहीं है। तो इन दोनों से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और ये कंक्लूजन ये होगा कि पहले वाले केस में जो बॉडी का मोशन है, चाहे कैसे कि पूरे फोर्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक सिंगल कपल में कन्वर्ट कर दिया है, और ये लाइन क्या बता रहा है, इस पूरे सिस्टम को हमने एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट कर दिया है। सिंगल फोर्स में क्यों कन्वर्ट करना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कपुल ऑफ मोमेंट किसके इक्वल हो गया है, जीरो के इक्वल हो गया। तो इन दोनों केसेस को हमको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, इन दोनों केसेस से साफ साफ क्लियर हो रहा है कि या तो फोर्स को जो आपका सिस्टम ऑफ फोर्सेस के, या तो हमने इसको सिंगल फोर्स में कन्वर्ट कर दिया है तभी जी जीरो हुआ है, और नहीं तो हमने इसको कंप्लीट कपल में कन्वर्ट कर दिया है तभी क्या हुआ है, आर हुआ है। ये दो केस तो हमारा डिस्कस हो गया, इसके लिए हमको अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट टू केसेस जो है, फर्स्ट केस और केस सेकंड, इसमें ऑलरेडी जो सिस्टम ऑफ फोर्सेज है या तो सिंगल फोर्स में रिड्यूस्ड है, और या फिर किस में रिड्यूस है, कपल में रिड्यूस है। यहाँ पर नोट करके नीचे लिखिए, ठीक है। इन फर्स्ट टू केसेज the system of coplanar forces is already reduced either to a single force or to a couple now we will discuss the third case which is r is not equal to 0 and g is not equal to 0, r भी 0 ना हो और g भी 0 ना हो। g आता कहां से, इसको माइंड में रख लीजिएगा, g आता है जब टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन में वर्क करते हैं तो वहां से g प्रोड्यूस होता है। मेरी बात फिर ध्यान समझिएगा, मतलब ये हुआ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इसको एक लाइन समझ लेंगे सभी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। ये एफ है, इसको रोटेट कर रहा है, और रोटेट करता है तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है, जी। तो ये जो सिस्टम है पूरा, ये कपल जी के इक्विवेलेंट होता है, जिसका फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, जी इक्वल टू द फोर्स एफ है और इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, तो ये फार्मूला हो जाएगा एफ इंटू डी, जी इक्वल टू एफ इंटू डी। लेकिन हुआ क्या, ये पूरा सिस्टम ऑफ फोर्सेज, दो पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्सेज का कंक्लूजन क्या देता है, जी देता है। तो हम इसको हटा के जी लिख सकते हैं, वैसे ही जरूरत पड़ने पर इस जी को भी हटा सकते हैं हम दो इस तरीके के फोर्सेस के फॉर्म में, जी को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं इस तरीके से दो फोर्सेस के फॉर्म में, क्योंकि जी किसके इक्विवेलेंट है, तो इस सिस्टम के इक्विवेलेंट है। तो जरूरत पड़ने पर जी को भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए करेंगे क्या, ये हमारा रिजल्टेंट था आर, जो काम कर रहा था ओ ए के अलावा, ये रिजल्टेंट आर था जो किसके अलावा काम कर रहा था, ओ ए के अलावा। अब हम करेंगे क्या, इस जी को दो फोर्सेज में रिप्लेस करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए एक फोर्स आर होगा जो इसके ठीक अपोजिट होगा, किसके लंग, ओबी के लंग, और एक फोर्स काम करेगा ओ डैश पर, एक पॉइंट ले लेना ओ डैश पर, और वो इसके लंग, ये आपका आर हो जाएगा जो ओ डैश सी के लंग काम करेगा, जहां पर ओ डैश जो है इस ए बी के परपेंडिकुलर है। ये एंगल टोटल कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये एक आर आपको पहले से दिया हुआ था, ये एक आर जो आपका पहले से प्रोवाइडेड था, और
इस जी को, जो ये वाला जी है ना, इस जी को हमने क्या कर दिया, दो आर के फॉर्म में, दो फोर्सेस के फॉर्म में हमने इसको रिप्लेस कर दिया। कैसे रिप्लेस किया, तो मैंने अभी बताया है कि भाई जब इस तरीके का सिस्टम होता है तो ये कपल का फॉर्मेशन करता है, तो ये पूरा सिस्टम जी को डिनोट करता है। तो जरूरत पड़ने पर जी को भी इस तरह हटा सकते हैं इन दो फोर्सेस के रूप में, जिनका मोमेंट निकालने पर किसके इक्वल आ जाए, जी के इक्वल है। तो जी को हमने क्या कर दिया, दो पार्ट में रिड्यूस कर दिया, दो फोर्स से रिड्यूस कर दिया, और इस तरीके से रिड्यूस कर दिया कि दो फोर्सेज में एक फोर्स ओ बी, एक फोर्स OB के लंब, और एक फोर्स O डैश को लग रहा था OC के लंब, और ये O डैश किसके परपेंडिकुलर होगा, OB। मतलब क्या हुआ, हम ये चाहते हैं कि इसको हटा दें, तो ये दोनों फोर्सेस मिलकर इस कपल का फॉर्मेशन कर देंगे। इसीलिए हमने इस जी को दो फोर्सेस के फॉर्म में क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। और इसका जब आप मोमेंट निकालेंगे तो वो इसके इक्वल होना चाहिए, वो इसके इक्वल होना चाहिए। इसलिए हम आगे ये लिखेंगे, आप आगे लिखेंगे कि हम इस जी को क्या करेंगे, दो फोर्सेस से, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस से रिप्लेस करेंगे, जिसमें एक फोर्स किसके लंब होगा, ओबी के लंब, और एक फोर्स किसके लंब होगा, ओ डैश सी के लंब, जहां पर ओ डैश किसके परपेंडिकुलर होगा, ओबी के परपेंडिकुलर। नीचे लिखिए, नाउ वी रिप्लेस, नाउ वी रिप्लेस द मोमेंट कैपिटल जी, नाउ वी रिप्लेस द मोमेंट कैपिटल जी in two parallel and opposite forces are, in two parallel and opposite forces are, capital R, two parallel and opposite forces are, one along ONE, one along OB, one along OB, opposite to OA, one along OB, opposite to OA, and other along O dash C, other along O dash C, as shown in figure, as shown in figure. नीचे लिखे here, here OO dash, OO dash is perpendicular to OB, OO dash is perpendicular to OB, perpendicular to OB। एक लाइन आप और चूज कर लीजिए। देखिए, जो जी की वैल्यू है ना, जी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, पढ़ चुके हैं, और जी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव होती है जब उस कपल का रोटेशन कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो उस समय कपल का रोटेशन का जो जी की वैल्यू होती है पॉजिटिव, और यदि नेगेटिव होता है तो उसके लिए क्या होता है कि जी का रोटेशन जो होता है वो कैसा होता है, क्लॉकवाइज। तो फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन जी नेगेटिव होता है। ये कौन सा रोटेशन के लिए होता है, क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए, एंटी क्लॉकवाइज का रोटेशन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये ओ डैश इधर भी हो सकता है और ये ओ डैश इधर भी हो सकता था। अभी ओ डैश इधर है तो देखिए कुछ इस तरीके का फिगर आपको दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो ओ डैश यदि ऐसे है तो याद करिए ये बॉडी को कैसे रोटेट करने का प्रयास करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज होने का मतलब कि जी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। जी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और यदि यही ओ डैश इधर चूज करते, ओ डैश ये आपका कौन सा हो गया, ये आर हो गया, ओ डैश आप इधर कहीं चूज करते और उसको ऐसे मिलाते, तो देखिए वो इसको कैसे रोटेट करने का प्रयास करता है, क्लॉकवाइज। और उस समय इस जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो इस जी को हम दो तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, हो सकता है जी पॉजिटिव हो और ये भी हो सकता है जी नेगेटिव हो। तो यदि ये पॉइंट आपका ओ है, ये ओ डैश है, अभी ये पॉइंट हमने किसको माना था, ओ को माना था, ये ओ डैश माना। पहले बार में हमने ओ डैश को इधर लिया, मैंने ओ के राइट साइड में लिया, और दूसरे बार में यदि हम लेना चाहते हैं दूसरे डैश को ओ से लेफ्ट साइड में लेना चाहते हैं, तो यदि जी पॉजिटिव होगा, यदि जी पॉजिटिव होगा तो हम ओ डैश को इस ओ के राइट साइड में लेंगे, और यदि जी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो इस ओ डैश को हम ओ के लेफ्ट साइड में लेंगे। क्योंकि जी को रिप्लेस कर रहे हैं दो फोर्सेस का फॉर्म में, तो जी पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। यदि जी पॉजिटिव होगा, जी यदि पॉजिटिव होगा तो उसके लिए हम ओ डैश कहां पर चूज करेंगे, इस ओ के राइट साइड में चूज करेंगे। और यदि जी डैश कैसा होगा, नेगेटिव होगा,
सॉरी जी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, इसके किस साइड में, लेफ्ट साइड में चूज करेंगे। लेफ्ट साइड में चूज करने का फायदा क्या होगा कि ये इसको रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज रोटेट करने पर जी की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। इस चीज को पढ़ाया जा चुका है। तो जैसे जी को हमने दो फोर्सेस के फॉर्म में जो स्प्लिट किया है, ये स्प्लिट के समय ओ डैश इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ जी। जी का साइन क्या है, जी यदि पॉजिटिव है तो वो ओ डैश इसके राइट साइड में होगा, और जी यदि नेगेटिव है तो वो डैश इसके कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में होगा। तो नीचे लिखिए ओ डैश लाइज on left or right of O, on left or right of O, according as G is negative, G is negative or positive, G is negative or positive, G is negative और पॉजिटिव। और हम क्या करेंगे, इस O को इस तरह चूज करेंगे। देखिएगा इस चीज को यहाँ पर बना दे रहे हैं। ये हमारा G को हमने इस तरह ब्रेक किया है, मान लीजिए इधर हमने R से ब्रेक किया, इधर हमने R से ब्रेक किया, तो इसका इक्विवेलेंट किसके इक्वल चाहिए हमको, G के इक्वल चाहिए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि इसके लिए G निकालना, तो किसके इक्वल आएगा, इसका मोमेंट आएगा O डैश हो गया, इसका मोमेंट कितना होगा जी, फोर्स हो गया R, वो ये फोर्स, और इसके बीच का डिस्टेंस ओ डैश, ये इसका मोमेंट हो जाएगा। और बहुत जरूरी है कि इस R इंटू ओ डैश माने इसका मोमेंट किसके इक्वल होना चाहिए, G के इक्वल होना चाहिए, तभी ना उसको दो पार्ट में ब्रेक कर पाएंगे। तो हम ये कहेंगे कि जो O डैश है हम इस तरीके से चूज करेंगे कि जब हम इसका मोमेंट निकालें तो उसका मोमेंट किसके इक्वल आ जाए, G के इक्वल आ जाए। क्योंकि जो जो डिस्टेंस बदलते जाएंगे, ये सेपरेशन O और O डैश के बीच डिस्टेंस बदलते जाएंगे, G की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो हम ये चाहते हैं क्योंकि G को ही दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, इस G को ही दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, तो हमारा ये टारगेट होगा कि इस O डैश को इस तरीके से हम चूज करें, ऐसा चूज करें कि जब हम R इंटू O डैश निकालें उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, G के इक्वल। तो नीचे लिखिए we choose O dash, we choose O dash in such a way that कैसे चूज करेंगे कि R इंटू ओ डैश निकालना, माने इनका जो कपल निकालने का प्रयास करते हैं, फोर्स और इनके बीच का डिस्टेंस, ये किसके इक्वल हो जाए, G के इक्वल हो जाए। इसका मतलब कि जो ओ डैश हो वो किसके इक्वल हो, तो G बाई आर के इक्वल, G बाई आर के इक्वल। लिख लीजिए ओ डैश इक्वल G बाई आर के इक्वल। हुआ क्या, हमने इस जो एक तो आर दिखाई दे रहा था, ये जो G हमको नहीं दिखाई दे रहा था, हमने उसको दो आर के फॉर्म में स्प्लिट कर दिया, और स्प्लिट कर दिया इस तरीके से ओ डैश को चूज किया कि इसका जो मोमेंट है, दोनों आर का मोमेंट इस G के इक्वल होगा। अब ध्यान से देखिए आपने किया क्या, आपके पास था एक आर और एक था G, तो आर तो दिखाई दे रहा था, G को आपने दो पार्ट में कर दिया, जो ही डी को दो पार्ट में कर दिया, तो ध्यान से देखिए तो आपको 3R दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, 1 2 3। अब इसको जरा ओवरऑल देखेंगे तो आप ये देखेंगे ये तो R इस R को कैंसिल कर दिया, केवल एक ही R बच रहा है, कौन सा R, जो किसके अलांग काम कर रहा है, O डैश C के अलांग काम कर रहा है। किसके अलांग काम कर रहा है, O डैश C के अलांग काम कर रहा है। बात समझ आ रही है, मतलब क्या हुआ, हमने पूरे सिस्टम को एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट कर दिया, जो किधर काम कर रहा है, इसके अलांग नहीं, अब इसके अलांग काम कर रहा है, O डैश C के अलांग काम कर रहा है। यही हमको प्रूव करना था कि इस पूरे सिस्टम को एक सिंगल फॉर्म फोर्स के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास एक रिजल्टेंट R था और R के साथ साथ G भी था, तो इस G को हमने दो R में कन्वर्ट कर दिया। आप समझ गए कैसे कन्वर्ट किया, इस तरीके से R इंटू O डैश G के इक्वल हो जाए। फिर हमने देखा कि ये R तो इस R को कैंसिल कर दे रहा है, तो अपने आप ये पूरा सिस्टम ऑफ फोर्स जो है ये केवल इसी R पर डिपेंड कर रहा है। माने पूरे सिस्टम ऑफ फोर्सेस को हमने सिंगल रिजल्टेंट फोर्स के नाम अरेंज कर दिया, लेकिन वो रिजल्टेंट फोर्स ये OA नहीं होगा, OA नहीं होगा, वो रिजल्टेंट फोर्स कौन सा होगा, O डैश C। ऐसा क्यों हुआ है, क्यों ये रिजल्टेंट OA से हट के O डैश C पर आया, क्योंकि हमने इसके अंदर G को भी इंक्लूड करने का प्रयास किया है। जब हमने इसके अंदर G को भी इंक्लूड करने का प्रयास किया, सिंगल फोर्स केवल की बात की, तो जो ही सिंगल फोर्स की बात की तो हमको केवल क्या मिल गया, O डैश मिल गया। क्या मिल गया,
ओ डैश सी मिल गया, तो हमने उस पूरे सिस्टम ऑफ फोर्सेस को सिंगल फोर्स में कन्वर्ट कर दिया। नीचे लिख लीजिए, देखिए फोर्सेज आर along OA and OB, forces are along OA and OB, forces are along O and OB cancel each other, and hence we will get a single relatant force capital R. We will get a single relatant force capital R along O dash C, along O dash C, along O dash C. ये हमको प्रूव करना था, तो हमने उसको सिंगल फोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। क्या थ्योरम था? किसी सिस्टम पर बहुत सारे कोप्लेनर फोर्सेज लग रहे हों जो इक्विलिब्रियम में न हो, इक्विलिब्रियम में न हो, तो उस समय उस सिस्टम को हम सिंगल फोर्स या कपल के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने ये कहा कि यदि वो इक्विलिब्रियम में होते तो आर भी जीरो होता, जी भी जीरो होता, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि यदि सिस्टम पर बहुत सारे कोप्लेनर फोर्सेज लग रहे हों तो उसको एक सिंगल फोर्स और एक कपल में हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब यदि वो सिस्टम इक्विलिब्रियम होता तो इसके लिए बहुत जरूरी था कि आर और जी दोनों की वैल्यू क्या होती, जीरो होती। आर और जी दोनों की वैल्यू जीरो होती, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसमें से कोई केस स्टडी किया जा सकता है, क्योंकि तीनों केसेज में सिस्टम इक्विलिब्रियम नहीं है। आर जीरो हो, जी जीरो ना हो, ये भी हो सकता है कि आर जीरो हो, जी जीरो हो, आर जीरो ना हो, जी जीरो हो, और ये भी हो सकता है कि दोनों जीरो ना हो। तो हमने शुरुआत के दोनों केसेस को डिस्कस ही नहीं करना था, क्योंकि वो पूरे कंडीशन को होल्ड कर गया कि पूरा सिस्टम या तो सिंगल फोर्स में, देखिए जीरो नहीं है, या तो सिंगल फोर्स में कन्वर्ट होगा और नहीं तो एक सिंगल कपल में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसको डिस्कशन नहीं करना था, प्रूफ था, बस हमको अब इसको डिस्कस करना था कि आर नॉट इक्वल जीरो और जी नॉट इक्वल जीरो, तो उस समय हम क्या करेंगे। तो हमने जी को दो पैरेलल और अपोजिट फोर्सेस के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया। दो आर, एक आर इस ओ ए के अपोजिट ओ बी था और एक आर इस ओ डैश सी था, सच दैट ओ डैश इज परपेंडिकुलर टू बी, ओ डैश इस ओ बी का परपेंडिकुलर था। अब हम इस ओ डैश को, डिस्टेंस को इस तरह चूज करेंगे, इस तरह चूज करेंगे, इसका जो मोमेंट निकालना चाहे, माने आर इंटू इसके बीच में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल है, जी के इक्वल है, क्योंकि हम जी को ही रिप्लेस कर रहे हैं, और जी को जब रिप्लेस कर रहे हैं तो हम ओ डैश को इस तरह चूज करेंगे कि इन दोनों का मोमेंट किसके इक्वल आ जाए, जी के इक्वल आ जाए। जो ही हमने दोनों के मोमेंट को जी के इक्वल करने का प्रयास किया तो हमने ये देखा कि ये फोर्स इसको कैंसिल कर दे रहा, तो ये खत्म हो गया, पूरा सिस्टम ऑफ फोर्स एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट हो गया। लेकिन हाँ, वो फोर्स ओ पर नहीं था, एक पॉइंट ओ डैश पर था, और उसकी वैल्यू किसके लॉन्ग थी, वो ओ डैश सी के लॉन्ग। यदि आपको ओ डैश की वैल्यू को निकालना है तो आप इस फॉर्म में पुट करके ओ डैश की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं।